आज लखनऊ में हो रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को क्या मंत्र देंगे? कृषि कानून की वापसी पर आज कांग्रेस का प्लान क्या है? और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन में शहीद किसानों का मेमोरियल बनवाने का ऐलान किया? देश की सभी बड़ी खबरों को जानिए टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार हो रही डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पीएम इस सम्मेलन में आज और कल 2 दिन हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम बीती रात लखनऊ पहुंचे। पीएम का एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहित कई नेताओं ने स्वागत भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में 56वें पुलिस डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों दिल्ली के सदर बाजार, ओडिशा के गंगापुर और हरियाणा के भट्टू कला को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और आईबी के अधिकारियों को सेवा के लिए पुलिस मेडल प्रदान किए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने एयरफोर्स को HAL के बनाए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नेवी को DRDO के विकसित किए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और आर्मी को इंडियन स्टार्टअप के बनाए ड्रोन सौंपे। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने झांसी को क्रांतिकारियों की काशी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। गुरु पर्व के मौके पर देश को अपने संबोधन में पीएम ने कहा, हम कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। पीएम ने आंदोलन कर रहे किसानों को घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित में काम करती रहेगी। कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाने का ऐलान किया। पार्टी ने अपनी राज्य इकाइयों से कहा है कि वो राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर रैलियां निकाले। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की अगुवाई में जान गंवाने वाले किसानों की याद में यूथ कांग्रेस के दफ्तर से जंतर मंतर तक कैंडल मार्च निकाला। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तीनों कृषि कानून रद्द होने की खुशी में आज जिला स्तर पर श्री सुखमनी साहिब का पाठ कराने का ऐलान किया है। हर जिले के प्रभारी और कार्यकर्ता श्री सुखमनी साहिब का पाठ कराते हुए पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। इसी के चलते राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा 22 नवंबर तक टल गया है। कृषि कानून वापसी पर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। सोनिया गांधी ने इसे देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, मजदूरों के संघर्ष और इच्छा शक्ति की जीत कहा, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खत लिखकर किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, संघर्ष को आगे भी जारी रखना है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून वापसी को बीजेपी का चुनावी दांव करार दिया, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कानून वापसी के फैसले को किसानों के बलिदान की जीत बताया। कृषि कानून वापसी पर टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने की अटकलों पर विराम लगा दिया। टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार से MSP के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बात करने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को किसान और मजदूरों संगठनों की जीत बताया। सीएम चन्नी ने ऐलान किया कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए करीब 700 किसानों की याद में एक मेमोरियल बनाया जाएगा। इसका नाम किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद तय किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। पाक पीएम इमरान भी कर सकते हैं सिद्धू से मुलाकात। महोबा में पहले की सरकारों पर पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को लेकर क्या आरोप लगाया और कांग्रेस ने किन राज्यों के लिए गठित की स्क्रीनिंग कमेटी? राजनीति से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पाकिस्तान जा रहे हैं। सिद्धू सुबह करीब 9 बजे करतारपुर साहिब पहुंचेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी आज सिद्धू से मिलने करतारपुर आ सकते हैं। हालांकि सिद्धू को 18 और 19 नवंबर को करतारपुर जाने की इजाजत न मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी विदेश मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रही है। एडवोकेट जनरल नियुक्ति मामले में एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ही चली है। पंजाब सरकार ने DS पटवालिया को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। पटवालिया सिद्धू के करीबी बताए जाते हैं। इससे पहले पंजाब सरकार ने नवंबर की शुरुआत में एडवोकेट जनरल APS देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर में 3240 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटकर अपने परिवारों का भला किया। आपके परिवार बूंद बूंद के लिए तरसते रहे, लेकिन इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। वो उत्तर प्रदेश को लूटकर थकते नहीं थे, हम काम करते नहीं थकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। राजनाथ पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री मूनाकोट के झौलखेत मैदान में होने वाले शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे और यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे।
कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुक्रवार को 3 राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। पूर्व महासचिव अविनाश पांडे को उत्तराखंड, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को मणिपुर और रजनी पटेल को गोवा की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। गहलोत कैबिनेट के 3 मंत्रियों गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है। फेरबदल की चर्चा के बीच राज्य के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने कहा है कि ये तीनों लोग संगठन में काम करना चाहते हैं। दौसा में राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में मंत्री के घर का घेराव किया जा रहा था। मंत्री का आरोप है कि उन्होंने 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश मीणा को खोजने की मांग करने पर उसके पिता के साथ बदसलूकी की। इसी से नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा से बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के विरोध में पारित प्रस्ताव के दौरान की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। राज्यपाल ने इसे लेकर विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी को खत लिखकर उसे ट्विटर पर साझा किया है। इसके अलावा सीबीआई और ईडी के खिलाफ पारित विशेषाधिकार प्रस्ताव का दस्तावेज भी पेश करने को कहा है। चंडीगढ़ में अब नेता सोनू सूद और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद को अकाली दल अपने खेमे में लाना चाहता है, लेकिन मुलाकात को लेकर ना ही सोनू सूद अपने पत्ते खोल रहे हैं, ना ही सुखबीर बादल। आंध्र प्रदेश में जारी है कुदरत का कहर। कहां पानी में समा गए मकान, कहां हुए दर्दनाक हादसे में युवक की मौत, लग्जरी कारें चुराने वाले गिरोह का कहां हुआ भंडाफोड़, और काशी में मनाया गया देव दीपावली का त्योहार। कितने लाख दियों से जगमग हुए काशी के घाट। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने गंभीर हालात बना दिए हैं। रेलवे कोडूरू नारसारामपेटा इलाके में एक मकान पानी की तेज बहाव में ढह गया। कई घर बाढ़ की चपेट में पहले ही आ चुके हैं। शहर के अंदर कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुचानूर इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर एक 2 मंजिला मकान खिलौने जैसे पानी में गिर गया। वसुंधरा नगर में कुछ ही पलों में देखते ही देखते पूरा मकान पानी की लहरों में समा गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई भी मकान में मौजूद नहीं था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में चित्रावती नदी में फंसे 10 लोगों को भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित बाहर निकाला। सभी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। स्थानीय अधिकारियों के बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने में विफल रहने के बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रक की टक्कर लगने से हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिख रहा है कि युवक की बाइक मुड़ते ही फिसल गई, जिससे वो सड़क पर गिर गया। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में शराबबंदी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। पटना के आशियाना इलाके के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर शराब पार्टी कर रहे 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपियों और होटल के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। सीएम नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही शराबबंदी की समीक्षा कर चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर DRI ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाकर हांगकांग से एक एयर कार्गो के जरिए तस्करी कर मंगाए गए सोने की बड़ी खेप पकड़ी है। बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 42 करोड़ रुपए है। ये सोना ट्रांसफर में उपयोग EI प्लेट्स के रूप में मंगवाया गया था। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच एजेंसी इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने कार लूटने वाले एक बड़े इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग के तार मणिपुर, मेरठ और इंदौर से जुड़े हैं। पुलिस ने इनके पास से 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है, जिसमें 10 फॉर्च्यूनर कार शामिल है। बरामद कारों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गैंग का मुखिया शारिक हुसैन दुबई से गैंग ऑपरेट करता था। देश कोरोना के खिलाफ जारी जंग जीत रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। अमेरिका ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। इस मुद्दे पर भारत का प्लान क्या है? कहां लॉकडाउन की घोषणा के बाद जल उठा शहर? श्रीलंका में कोरोना ने क्यों बढ़ाई दहशत? सदी की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 कोरोना महामारी। देश में कल कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 459 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 12,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.28% हो गया है। ये मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। देश में इस वक्त कोरोना के करीब 1.25 लाख एक्टिव केस है।
देश भर में कोरोना वैक्सीन की करीब 116 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 76 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 39 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 15 करोड़ लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। सरकार के हर घर दस्तक अभियान के बाद वैक्सीनेशन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। अमेरिका ने 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगाने की अनुमति दे दी है। अभी तक बूस्टर डोज सिर्फ 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और हाई रिस्क व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए ही उपलब्ध थे। भारत में भी कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बाद तीसरी डोज देने की योजना बनाई जा सकती है। इसको लेकर अगले हफ्ते एक मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है। भारत में कोरोना की तीसरी डोज एडिशनल शॉट के रूप में उन लोगों को दिए जाने की बात की जा रही है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। भारत चीन रिश्तों पर क्या बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर? भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाने वाली चीनी साजिश क्या है? बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर टेंशन में है चीन और पिछलग्गू पाकिस्तान ने फिर कैसे मारी पलटी? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। भारत चीन बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच रिश्ते काफी खराब दौर में हैं, जिसके लिए चीन बड़ा जिम्मेदार है। जयशंकर ने कहा कि चीन ने भारत के साथ जो समझौते का उल्लंघन किया है उस पर वो कोई विश्वसनीय जवाब नहीं दे पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वे किस ओर ले जाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि चीन को इस बारे में कोई संदेह है कि हमारे रिश्ते किस मुकाम पर है। सिंगापुर दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान एक इकोनॉमिक फोरम में दिया है। चीन अपनी साजिश वाली कम्युनिस्ट विचारधारा को भारत समेत कई देशों में फैलाने की जुगत में जुटा हुआ है। इसी मकसद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की किताब को हिंदी में प्रकाशित किया गया है। जिनपिंग की किताब शी जिनपिंग द गवर्नेंस ऑफ चाइना को मध्य एशियाई देशों की कई अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है। रेडियो फ्री एशिया ने इस वीडियो के हवाले से बताया कि नजरबंदी शिविरों में अल्पसंख्यकों का बुरी तरह से उत्पीड़न हो रहा है। चीन सरकार के प्रतिबंधों के कारण विदेशी पत्रकारों को शिनजियांग में प्रवेश लगभग नामुमकिन है। चीन अपने महत्वाकांक्षी बीआरआई प्रोजेक्ट को अधर में लटकते देख काफी चिंतित है। कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक हाई लेवल बैठक की और कहा कि विकास को बढ़ावा देने वाले बीआरआई प्रोजेक्ट को जारी रखा जाएगा। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का ये 8वां साल है और वो अभी पाकिस्तान के पेच में ही उलझा हुआ है। पाकिस्तान का चाइना प्रेम एक बार फिर से जाहिर हो गया है और आपत्तिजनक कंटेंट का प्रसार करने के मामले में प्रतिबंध झेल रहे टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटा लिया है। ये चौथी बार है जब पाकिस्तान में चीन के टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटाया गया है। पहले कहा गया था कि इस ऐप के जरिए इस्लाम का अपमान किया जा रहा है। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ पद पर नियुक्ति विवाद के बीच कल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के इस पद से विदाई हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम आज से नए आईएसआई चीफ बनाए गए हैं। नदीम अंजुम की नियुक्ति के बाद से ही इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच काफी तकरार हो गए थे। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने फैज हमीद को कल विदाई पार्टी दी। जिनपिंग सरकार की आलोचना करने वाला कोई भी चीनी नागरिक सुरक्षित नहीं है। पिछले कई दिनों से टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई भी लापता है। चीनी टेनिस खिलाड़ी ने कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व शीर्ष पदाधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। अमेरिका ने चीन से इस बारे में जवाब भी मांगा है। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी सैनिकों के लिए लद्दाख में दूसरा सर्द मौसम है, लेकिन पीएलए के जवानों के शरीर में इतना दम नहीं है कि वे कड़ाके की सर्दी झेल पाए। ड्रैगन की सेना भीषण सर्दी से खौफ में है और पिछले साल की तरह इस बार भी बीजिंग ने अपने जवानों के लिए फिर से रोस्टर ड्यूटी शुरू कर दी है। चीन ने लिथुआनिया को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। साउथ चाइना सी में चीन ने बढ़ाई अपनी ताकत। अफगानिस्तान में आईएसके की पकड़ हो रही है मजबूत। और अमेरिका ने क्यों जताई चीनी हमले की आशंका? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ताइवान ने लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है, जिससे चीन पूरी तरह से बौखला गया है। उसने लिथुआनिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। ताइवान और लिथुआनिया ने जुलाई में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने पर सहमति जताई थी। चीन तभी से धमकी दे रहा था। अब लिथुआनिया में ताइवान का दफ्तर खोलने देने के फैसले पर वो तिलमिला उठा है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी सेना उतार दी है। उसके करीब 300 जहाज इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये दावा यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपने नए अध्ययन में किया है। चीन इस विवादित क्षेत्र पर अपना दावा करता है। उसे सैन्य गतिविधि बढ़ाने के चलते कई देशों के साथ तनाव का सामना भी करना पड़ रहा है।
अमेरिकी सेना के दूसरे सबसे बड़े अफसर ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वाइस चेयरमैन जनरल जॉन हाइटेन ने कहा कि चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद वापस अपने देश लौट गई थी। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि चीन किसी दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। चीन ने जुलाई में आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। दुनिया के तनाव भरे माहौल के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नया इतिहास रचा है। कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल पावर पाने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन 1 घंटे 25 मिनट के लिए एक रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए गए थे। इस दौरान अमेरिका की सत्ता उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रही। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि वो फिलिस्तीन संगठन हमास को एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार कर रही है। हमास की सैन्य शाखा को 2001 में ब्रिटेन में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन पूरे संगठन पर प्रतिबंध नहीं है। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा कि इस कदम से यहूदी विरोधी सोच से निपटने में मदद मिलेगी। माली में बंधक रही कोलंबिया नन ग्लोरिया नार्वेज कल अपने वतन वापस लौट आई, जहां उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस्लामी आतंकवादियों ने नन को बंधक बना लिया था। वो 4 साल से ज्यादा समय तक आतंकवादियों के चुंगल में रही है। अपने लोगों के बीच पहुंचकर ग्लोरिया नार्वेज काफी ज्यादा भावुक हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अल्पसंख्यकों की हालात बेहद खराब है। काबुल से लौटे गुरुद्वारे के प्रमुख ग्रंथी सतवीर सिंह और अफगान नागरिक सोरजीत सिंह कल दिल्ली पहुंचे। वो ईरान के रास्ते भारत आए हैं। पिछले 20 सालों से काबुल गुरुद्वारे में रह रहे सतवीर सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे 230 भारतीय हिंदुओं और सिखों को स्वदेश लाने की अपील की। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के लिए देश संभालना मुश्किल हो रहा है। यूएन के राजदूत से सुरक्षा परिषद को मिली रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन आईएस खुरासान देश के करीब करीब हर प्रांत में अपने पैर जमा चुका है। अब आईएस तालिबान संघर्ष गंभीर बन चुका है। अमेरिका ईरान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस बार परमाणु भंडार की जगह मामला हैकिंग से जुड़ा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान समर्थित हैकर्स अमेरिकी कंपनियों को अपनी हैकिंग का शिकार बना रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।